बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में बोर ने क्या क्या कहा था, ये सबसे पहली बात है। सबसे पहले बोर्स के पोस्टुलेट्स आए और उसमें आया सबसे पहला बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर्स क्वांटम कंडीशन सबसे पहला था। बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, मतलब ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, इस तरीके से घूम रहे होते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। अब ये जो साइज है इसको मैं कहता हूं मान लो r1, इस रेडियस को कहता हूं मैं r2। समझ आ रही है बात? तो लेंथ ऑफ ऑर्बिट की जब हम बात करेंगे तो हम लिखते हैं साइज ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ शोर तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, नो सर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा है दी ब्रोगली वेवलेंथ। दी ब्रोगली वेवलेंथ, जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो वो एक वेव नेचर शो करता है, उसके वेवलेंथ को दी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उस मोशन की वजह से उसके अंदर एक वेव नेचर आ जाता है जिसे हम दी ब्रोगली वेव कहते हैं, और उसके उसके वेवलेंथ को दी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 2 पाई r1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। मतलब अगर इसका 2 पाई r देखा जाए तो ये लैम्डा होगा, तो ये एक लैम्डा के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r1। अब 2 पाई r2 जो होगा वो 2 लैम्डा के बराबर होगा, मतलब ये एक लैम्डा, ये 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब 2 पाई rn की अगर हम बात करें ये हो जाएगा n लैम्डा, सिंस द ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है, याद है h अपॉन mv होता था, h अपॉन p होता था, h अपॉन 2mk होता था, h अपॉन 2m v नॉट भी होता था। याद आया? रिप्लाई करो सारे, कहाँ हो गायब हो सारे, होना सामने। यस सर। यस सर। ये हमारा फॉर्मूला क्या आया था, सिंस 2 पाई rn साइज ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, ये आया था। अब 2 पाई rn जो होगा n, लैम्डा की जगह मैं h अपॉन mv ले लूं, mv इधर आ जाएगा, ये हो गया nh अपॉन 2 पाई। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये था बोर्स का क्वांटम कंडीशन। फिर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू h अपॉन mv होती है। हाँ, ये दी ब्रोगली तो वेवलेंथ है। फॉर्मूला बोर्स के क्वांटम कंडीशन की बात करते हैं। बोर की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर्स के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? नाम आता है बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स में क्या क्या था? सबसे पहला था इसका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वही था जो हमने उसमें पढ़ा रदरफोर्ड में, कि सेंटर पे एक मैसिव कोर होता है जिसमें सारा का सारा मास और उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। वही इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टू रिवॉल्व अराउंड देम। ये था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। सेकंड था इसमें बोर्स क्वांटम कंडीशन, जो हम लोगों ने अभी अभी किया।
बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर्स क्वांटम कंडीशन क्या है? बोर्स क्वांटम कंडीशन है जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट था कि हर एक एटम के सेंटर में एक हाईली डेंस मैसिव कोर होता है जिसमें एटम का सारा मास और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। अच्छा, ठीक है, ये था ओके मतलब सर, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ओके सर। और बोर्स क्वांटम कंडीशन ये था एंगुलर मोमेंटम। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने किया। इट स्टेट्स दैट, मैं लिख देता हूं इसको पूरा, द एंगुलर मोमेंटम of any revolving electron in a permissible ऑर्बिट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट या डी एक्साइट करके हम उसका ऑर्बिट बदल सकते हैं। ये वो है ऑर्बिट है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है। परमिसिबल ऑर्बिट, इन अ परमिसिबल ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है एक पोस्टुलेट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम का मतलब मैं लिख दूं L इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल n h अपॉन 2 पाई। n जो है वो इंटीजर है, 1 2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे तो इंटीजर ही हो। ये है बोर्स का क्वांटम कंडीशन सेकंड। थर्ड है सर ये परमिसिबल ऑर्बिट समझ में नहीं आया। परमिसिबल ऑर्बिट का मतलब उस किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट या डी एक्साइट करके उसका ऑर्बिट चेंज हमने नहीं किया है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल पे अपनी ऑर्बिट में ही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को परमिशन है उस ऑर्बिट में रह। ओके सर। फिर से समझ लेना एक बार कि मतलब हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी के हिसाब से वो अपने ऑर्बिट में होता है। हम चाहे तो एनर्जी कम कर दें तो ऑर्बिट बदल जाएगा, एनर्जी बढ़ा दे तो भी ऑर्बिट बदल जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने जो उसकी ग्राउंड एनर्जी है उस एनर्जी लेवल पे है तो वो अपने परमिसिबल ऑर्बिट में है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड था यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब था, इसमें ऐसा कहा गया था कि जैसे मान लो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टैटिक होना। ठीक, स्टैटिक होना। अब यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स तो स्टैटिक नहीं हो सकते। अब इसमें ऑर्बिट के एनर्जी की बात होती है। जैसे मान लो, अच्छा ये बताओ, और आउटर ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी होती है या इनर ऑर्बिट में? सर इनर ऑर्बिट में। ज्यादा स्टेबल कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर ऑर्बिट के होते हैं या जो आउटर ऑर्बिट के होते हैं? इनर ऑर्बिट वाले। इनर तो एनर्जी, ऑर्बिट वाले चार्ज की, तो एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? इनर ऑर्बिट्स की। एनर्जी ज्यादा हुई आउटर आउटर ऑर्बिट ऑर्बिट्स की। की। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। क्लियर है? आउटर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती है, यस याद सर। रखना। अब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये था कि एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी क्या कहती है, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि अगर एक चार्ज एक्सेलरेट होगा, मोशन में होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। यही किया था ना हमने? अच्छा, फिर से थोड़ा और एलोबरेट करता हूं। कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना? यस Yes. सर। कोई भी चार्ज स्टैटिक है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है? नो सर। नहीं है। मतलब मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्टैटिक चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वो मोशन में है, तो इसका मतलब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रेडिएट हो रहे होंगे। और रेडिएशन की थियरी ये कहती है कि अगर रेडिएशन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने इनर ऑर्बिट में जाता जाएगा और जाते जाते न्यूक्लियस में गिर जाएगा और उसका और वो एटम खत्म हो जाएगा। ये रदरफोर्ड के हिसाब से ऐसा हो सकता था। तो बोर ने कहा कि नहीं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, उसकी एनर्जी कम कभी नहीं होती। इसके पीछे अभी का तक? रीजन अभी हम लोगों को क्लियर नहीं है,
सिंपल सी बात है, उन्होंने बस इतना कहा कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसीलिए एटम स्टेबल है। हम्म, तो नॉन okay, रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम। अब बात समझ में आई? स्टेशनरी ऑर्बिट क्या था? sir. एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज कांस्टेंट। Energy of orbit is constant. Electrons does not radiate energy during revolution in orbit. Yes, sir. The energy of orbit is constant. Electron does not radiate any energy during revolution in orbit. These non-radiating orbits, are called stationary orbits. Clear है? सर जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी रेडिएट नहीं करते, इसका रीजन अभी तक हमको नहीं पता है। उसका रीजन अभी हम लोगों को नहीं पता है कि क्यों नहीं रेडिएट करता। ठीक है, अब फोर्थ है एनर्जी sir. कंडीशन। एनर्जी कंडीशन में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये n1 पे है और ये n2 पे है। एनर्जी किसकी ज्यादा है? सर n2 N2 की। n2 की ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता हुआ अगर जंप कर जाता है लोअर ऑर्बिट में, तो जंप लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो यहां से ये एनर्जी रेडिएट करेगा। एग्जाम्पल के लिए लेना, अगर यहाँ पर 10 जूल है और यहाँ पर 4 जूल है, अगर यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो 6 जूल एनर्जी रेडिएट कर देगा। 10 जूल माइनस 4 जूल। समझ आई बात? यस सर। Energy of radiation is equals to E2 minus E1. This is energy of radiation. तो E is equals to हो गया E2 minus E1. अब रेडिएशन की एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होता है, E is equals to होता है H न्यू। H को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। अब ये है तो हम लिखते हैं H न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। न्यू को हम C बाई लैम्डा भी लिखते हैं, हम HC बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। ये फॉर्मूला है। E2 E1 के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थे सारे के सारे बोर कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बोर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन और हीलियम में बोर थियरी सक्सेसफुल था, उसके अलावा बाकी सारे बड़े एटम्स में फेल होने लगा था। तो बोर थियरी हमारे लिए गलत है, बट ठीक है, हमारे पास सही थियरी नहीं है तो हम बोर थियरी फॉलो करते हैं। एक बार पोस्टुलेट्स ध्यान से समझ लो। एक तो 99% चांसेस यही है कि क्वेश्चन जो होने हैं वो बोर से ही आने हैं। साइज ऑफ ऑर्बिट उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है नंबर ऑफ लैम्डा के साथ। तो सरकमफ्रेंस हो गया 2πr1, तो फर्स्ट एक लैम्डा, 2πr2 तो 2 लैम्डा, इस तरीके से होगा। अब इसके बाद फोर्स पोस्टुलेट्स, पहला था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा था क्वांटम कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस किया, तीसरा था स्टेशनरी ऑर्बिट जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहता है, चौथा एनर्जी कंडीशन, जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहां पर एनर्जी रेडिएट होती है, वो रेडिएशन इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। और आऊंगा तो ये सब सर जो वेवलेंथ की वैल्यू रहती है तो सेम रहती है ना पूरे, अगर एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक एटम की बात करें तो? नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट से के हिसाब से वेवलेंथ भी बदलेगा। कौन से ऑर्बिट का वेवलेंथ है वो अलग अलग होगा। ओके सर। ओके, और आऊंगा तो इन सारी चीजों को समराइज करूंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब। तो वहां आने के बाद समराइज करके और उसके बाद
हम लोग इसके इन सब सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग से दोबारा से, ठीक है। इसीलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, कौन कैसे कर रहा है क्या कर रहा है मैं देख नहीं पाऊंगा, सामने रहूंगा तो वो सब देखूंगा मैं। अब आते हैं हम लोग बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या है, सबसे पहले हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया। अब हम लोग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये तीन चीजें फाइंड करने वाले हैं। मतलब V निकालने वाले हैं, R निकालने वाले हैं और E निकालने वाले हैं। ये तीन चीजें हमें इसमें निकालनी है। सबसे बड़ा डेरिवेशन यही है इस चैप्टर का। चलो अब सबसे पहले फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये रिवॉल्व हो रहा है V वेलोसिटी से, मान लेते हैं रेडियस R है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास, फॉर्मूला याद है ना, mv² r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है दो चार्जेस के बीच में, k q1 q2 बाई r²। एक r से एक r कैंसिल आउट हुआ, mv² बना हमारे पास kze² बाई r। इक्वेशन नंबर 1 चलेगा, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटम कंडीशन क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अभी अभी किया है हम लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। बोलते जाओ बटालियन, क्लियर है ना। यस सर। ओके, यस सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करने वाले हैं हम लोग, mv² अपॉन mvr इज इक्वल टू kze² अपॉन r इंटू nh/2π। चलेगा, यस सर। बस मैंने फर्स्ट बाय सेकंड किया है। अब m कैंसिल आउट हुआ, v² से एक भी गया और इस r से ये r गया, v हमारे पास डायरेक्ट आ गया 2π kze² अपॉन nh। अब देखो अगर z की तुम्हें कहा जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कुछ भी कहेगा तो तुम्हें z और n का कॉन्सेप्ट अलग से क्लियर होना जरूरी है। तो 2π ke² अपॉन h यहाँ पर लिखते हैं हम लोग z बाई n। क्लियर है, तो ये nth ऑर्बिट का में स्पीड हो गई, z जो तुमसे एटम कहा जाए और n जो तुम्हें ऑर्बिट कहा जाए। तो vn एक्चुअल में होता है c अपॉन 1। एटॉमिक नंबर होता है ना, हाँ एटॉमिक नंबर होता है सर। हाँ, z इज एटॉमिक नंबर, c by 137 z by n और vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by n। ये दो चीजें, एक बार बुक खोलने वालों जरा इसको देखो, ये मैंने c by 137 सही लिखा है क्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये सर। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, vn आ गया। अब हम एक काम करेंगे, vn का एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब हम क्या इसको पुट करेंगे इस वाले में और हमारा r आ जाएगा। चलो पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सर ये इक्वेशन में सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। यस यस यस, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, c जो था वो था, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड में होगा mvr इज इक्वल टू nh/2π, v है 2π kze² by nh। इट्स mvr इज इक्वल टू nh/2π और m 2π kze² by nh। ये है v की वैल्यू। डन। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है r। r कहाँ गया, अच्छा r तो होना चाहिए था ना यहाँ पे। सर आपने आर लिखा नहीं। ठीक है, अब r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये हो गया r। तो r इज इक्वल्स टू हम h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, इसको अलग कर लेता हूं मैं और यहां पर लिखता हूं n स्क्वायर बाई z। डन, अलग कर लिया मैंने। इसकी वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक बार बताना मुझे, देखो तुम लोग। यस सर यही है। 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, z को 1 ले लेंगे, और ऑर्बिट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, उसके हिसाब से n को ले लेंगे। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं r n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z होगा। अब आते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पे। आ जाओ, एटम चैप्टर खत्म। तुम लोगों को लिखने नहीं दे रहा ना, इसलिए लिखने का काम मैं सेंड करूंगा, उसके बाद रहेगा। ठीक है? ये वीडियो भी डाल दूं क्या यूट्यूब पे? हाँ सर, डाल दो डाल डाल दूं, दो सर। देखने वाले देख ही लेंगे। यस सर, हम ही देख लेंगे सर। अच्छा, हम ही देख लेंगे। और किसी का हो ना हो, हमारे अपने बच्चों का तो हो ही जाता है काम। ठीक है, यस सर। अब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की हम बात करते हैं। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में En की बात करेंगे तो मैं UN प्लस KN लिख सकता हूं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें क्या करते यस हैं, सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ZE माइनस E अपॉन R, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, यहाँ mv स्क्वायर ये है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यस हाफ सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो kZe स्क्वायर बाई 2R। डन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस kZe स्क्वायर बाई R, और ये हो जाएगा प्लस kZe स्क्वायर बाई 2R। चलेगा? यस सर। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद की अगर हम बात करें, तो देखो ये है -1 और ये है +½ ठीक। तो हमारे पास क्या बच गया, -½ तो माइनस kZe स्क्वायर अपॉन 2R, ये हमारे पास बच गया En। ठीक, अब R की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 2। R था हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। बोलो बच्चा पार्टी। हाँ सर, क्लियर। ओके गुड। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसमें से सारे कांस्टेंट से एक तरफ और वेरिएबल को अलग करूं अगर मैं, तो -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, और इधर हमारे पास आ गया z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी -13.6 होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो En जो हमारा nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये कंफर्म है, इतना होता है। बात समझ में आ गई? और En अगर मैं कहूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, nth ऑर्बिट क्लियर है? सर ये डेरिवेशंस आती है एग्जाम में? ये डेरिवेशंस आती हैं एग्जाम में, मतलब पूरा नहीं आएगा, या तो एनर्जी आएगी या फिर वेलोसिटी और रेडियस आएगा, मतलब तीनों एक साथ नहीं आएगा, तीनों बहुत बड़ा हो जाता है। सर तीनों आया भी नहीं आज तक। तीनों एक साथ नहीं आता कभी भी, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो बच्चों के आधे घंटे लग जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, है ना? तो अब Yes, sir. इसके बेसिस पे एनर्जी लेवल डायग्राम है,
वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियाई चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो दोनों अब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है। सर ये लाइमैन सीरीज, वाल्मर सीरीज, ये तो सिलेबस में है ना? हाँ, ये सिलेबस में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा बोर थियरी है। बोर थियरी में अभी हम लोगों को आधे घंटे की क्लास और चाहिए। अब मैं थोड़ी सी चीजों के लिए मैं इसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं अभी इसी यहीं तक रहता हूँ। इसको तुम लोग इतना प्रिपेयर कर लो और उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो हमारा एक और आधे घंटे 40 मिनट की क्लास में हमारा वो काम पूरा हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है। ये ये चैप्टर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा? क्या? ये चैप्टर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा? हाँ, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इसमें अब कौन कौन से टॉपिक बचे हैं अभी? कुछ नहीं, बस वही लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, मतलब इतना समझो एनर्जी लेवल डायग्राम बचा है बस, और कुछ नहीं, सब खत्म हो गया चैप्टर।